हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो हम एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास की इंपॉर्टेंट न्यूज में फर्स्ट थी भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की सहकारी यूनिवर्सिटी। तो देखिए, भारत की पहली सहकारी क्षेत्र का विश्वविद्यालय यह गुजरात के आणंद में स्थापित किया जाएगा और इसका शिलान्यास 5 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में किया। तो इस विश्वविद्यालय का नाम रहेगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। इसके अलावा अपन ने अगली न्यूज पढ़ी थी, एशियाई देशों की 23वीं ओपीसीडब्ल्यू की क्षेत्रीय बैठक। देखिए, ओपीसीडब्ल्यू एक संस्था है, इसका ना फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। तो रासायनिक हथियारों से संबंधित ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो इसकी 23वीं जो है बैठक, इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ और इसमें 24 एशियाई देशों ने इसमें भाग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक बैठक हुई है भारत में। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि इसका जो मुख्यालय है वह नीदरलैंड के हेग में है और इसकी स्थापना 1997 में की गई। ओपीसीडब्ल्यू का उद्देश्य क्या है? जैसे अपन ने बताया कि इसके फुल फॉर्म से क्लियर है कि इसका उद्देश्य रासायनिक हथियारों पर रोक और उन पर विनियमन, मतलब एक बाध्यता लागू करना कि वो किसी तरह से विश्व स्तर पर फैलने से रोके। तो इस बारे में इसमें चर्चा की गई और इसका आयोजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन भारत में हुआ। 24 एशियाई देशों ने इसमें भाग लिया और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। आगे अपन ने पढ़ा था राष्ट्रमंडल की युवा शांति राजदूत। तो देखिए, अभी रिसेंटली भारत की सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये राष्ट्रमंडल के इस संगठन में जनसंचार प्रमुख की भूमिका में रहेगी, कम्युनिकेशन हेड की भूमिका में रहेगी। सुकन्या सोनोवाल असम के लखीमपुर से है और आईआईटी गुवाहाटी की छात्रा भी है, फाइनल ईयर की। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली अभी रिसेंटली शुरू हुई है। तो ये शुरू कहाँ हुई है? तो क्यूआर आधारित हाउस एड्रेस प्रणाली, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर में की गई है। ये चीज ध्यान रखना कि कहाँ शुरुआत की गई, मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर के सुदामा नगर वार्ड 82 से इसकी शुरुआत की गई है। तो इससे पहले की वजह से जैसे जो डाक व्यवस्था थी या एड्रेस प्रणाली थी, उसके बाद में ये जो है डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है एड्रेस प्रणाली का भी। तो क्यूआर कोड से ही डायरेक्ट आपको लोकेशन का एक्सेस मिलेगा। इससे जो है डिजिटल सर्विसेज वगैरह में बहुत आसानी रहेगी। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहां शुरू की गई है। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि स्लाइस नामक कंपनी ने भारत की पहली यूपीआई आधारित जो बैंक शाखा है यह कर्नाटक के बेंगलुरु के कोरमंगला में शुरू की है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो चर्चित प्लेसेस है, प्लेसेस इन न्यूज या चर्चित स्थल है, उसके बारे में क्वेश्चन कई बार करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपके भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहां शुरू की गई? बेंगलुरु के कोरमंगला क्षेत्र में। आगे अपन ने पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष अभी रिसेंट कौन बने? तो दक्षिण एशिया का देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने रिसेंट जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो एक प्रमुख भाग है संयुक्त राष्ट्र का, उसकी अध्यक्षता संभाली है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में अपन ने पढ़ा था कि 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो पाकिस्तान 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना है और जुलाई माह के लिए वह अध्यक्ष बना है। और ये दक्षिण एशिया का देश है, तो इसी हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अपना पड़ोसी देश है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की। तो देखिए, सेबी के कार्यकारी निदेशक के बारे में अपन ने पढ़ा था कि सुनील कदम को सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। अब सेबी के बारे में अपन ने बात की थी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और इसके वर्तमान में निदेशक कौन है? तुहिन कांत पांडे इसके निदेशक थे। और आगे अपन ने बात की थी महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। तो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे पंचक्रम केंद्र का उद्घाटन किया और इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद और एलोपैथी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा अपन ने पढ़ा यहाँ पे 1800 बेड की सुविधा का एक अस्पताल भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अपन ने बात की थी 1 करोड़ निवेशक क्लब, जो शेयर बाजार में 1 करोड़ इन्वेस्टर का क्लब है, उसमें शामिल होने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है गुजरात। तो अपन बात करें कि सर्वाधिक जो शेयर बाजार में निवेशक है वो किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान अभी रिसेंट गुजरात बना है। तो आगे अपन ने पढ़ा था जो तालिबान को आधिकारिक मान्यता किस देश ने दी है। तो देखिए, अभी रिसेंटली रूस विश्व का पहला देश बना है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता दी है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तालिबान ने 15 अगस्त 2021 के बाद जब से कब्जा किया, किसी भी देश ने उसको मान्यता नहीं दी और रिसेंटली रूस ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। आगे अपन ने पढ़ा था यूरोपीय एथलेटिक्स मीट। इसमें देखिए, भारत ने 2 अभी तक स्वर्ण पदक जीते। तो एक अपन ने पढ़ा था मोहम्मद अफसल 800 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता और इसके अलावा आपके
प्रवीण चित्रावेल ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता, तो अभी तक 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा भारत में अभी रिसेंट 6 जुलाई से ही जो शुरू हुआ था भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक टूर्नामेंट, तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है, बेंगलुरु कर्नाटक में, और इस टूर्नामेंट का नाम है नीरज चोपड़ा क्लासिक। तो ये भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर का पहला भाला फेंक टूर्नामेंट था। तो ये कल की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, आज की फर्स्ट जो न्यूज है वो है प्रधानमंत्री मोदी अभी रिसेंट जो है 5 देशों की यात्रा पर है। तो उसमें त्रिनिदाद एंड टोबैगो में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा रही, इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को इस देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अभी अपन बात करें, अवार्ड का नाम क्या था, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो सम्मान। तो अभी अपन बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी को ये सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी घाना की यात्रा पर थे, तो वहां पर भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से रिलेटेड। तो यहाँ पे अपन बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 25 देशों द्वारा 25 सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, और ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले व्यक्ति है, पहले प्रधानमंत्री है। तो अपन बात करें कि ये पहले विदेशी नेता जिन्हें ये सम्मान मिला, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो सरकार ने, जो देश है, उसने पहली बार किसी विदेशी नेता को ये सम्मान दिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अपन बात करें कि किसके लिए, ग्लोबल साउथ की आवाज और द्विपक्षीय संबंधों के लिए। कि देखिए, जैसे कोविड काल में भी जो भारत ने कई जो छोटे देश है या ग्लोबल साउथ के देश है, उन्हें कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की थी, और इसके साथ साथ वे विकासशील और गरीब देशों की आवाज भी उठाते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें सम्मान दिया गया है। अभी तक अपन बात करें कि कितने सम्मान दिए गए सर्वोच्च सम्मान, तो 25 सर्वोच्च सम्मान दिए गए उन्हें। इससे पहले घाना की अपन ने बात की कि घाना ने भी सर्वोच्च सम्मान दिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस देश द्वारा दिया गया, एक तो घाना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने भी रिसेंटली दिया, और टोटल कितने सम्मान दिए हैं, तो 25 सर्वोच्च सम्मान से अभी तक सम्मानित किया गया है। आगे अपन बात करें तो देखिए, अभी रिसेंट अपन ने बात की कि प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 9 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी किन देशों की यात्रा कर रहे हैं। घाना की अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा की, अर्जेंटीना की भी यात्रा, इसके अलावा ब्राजील और नामीबिया। तो ब्राजील में क्या है, ब्राजील में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा रियो डी जेनेरियो स्थान पर, तो ब्रिक्स के समिट में भी भाग लेंगे, और इसके बारे में आपको अपकमिंग क्लासेस में अपडेट मिल जाएगी। तो अपन त्रिनिदाद एंड टोबैगो की बात करें तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में अपन ने बात की। इसके अलावा त्रिनिदाद की संसद को संबोधित करने वाले भी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा इस देश के साथ भारत ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, और इसके अलावा त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने भारत की जो पहल है आपदा अवसंरचना पहल, और इसके अलावा जैव ईंधन गठबंधन जो बायोफ्यूल अलायंस है, उसमें भी शामिल होने की मंजूरी दी है। आगे अपन बात करें त्रिनिदाद एंड जो टोबैगो कहां पर स्थित है, तो उसके बारे में हम बात करें तो देखिए, ये कैरेबियन सागर में है। ये 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, और इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसके अलावा अपन बात करें तो त्रिनिदाद डॉलर इसकी मुद्रा है, और प्रधानमंत्री इसके बारे में बात करें तो भारतीय मूल की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिस्रेर। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, एक तो कमला प्रसाद बिस्रेर के बारे में ध्यान रखिएगा, महिला प्रधानमंत्री, और भारतीय मूल बिहार मूल से है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये आपके देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ जो ज्योग्राफिकली लोकेशन का भी आप ध्यान रखिए, कहां पर है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो कैस्पियन सागर में है, और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन, और इसकी प्रधानमंत्री वर्तमान में भारतीय मूल की है कमला प्रसाद बिस्रेर। तो ये इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है सुपर यूनाइटेड रैपिड टूर्नामेंट। तो देखिए, ये जो यूनाइटेड रैपिड टूर्नामेंट है, यह आपके शतरंज से संबंधित है, और इस शतरंज टूर्नामेंट में रैपिड टूर्नामेंट का खिताब अभी रिसेंटली भारत के जो ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, उन्होंने अभी इसका खिताब जीता है। तो अपन बात करें कि डी गुकेश ने रिसेंटली फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी खिताब जीता। और इसके अलावा अपन बात करें तो देखिए, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो क्रोएशिया के जाग्रेब में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन की वैरायटी आप देख सकते हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर अपन करंट अफेयर्स की क्लास लें तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन एक पहलू का चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर अपन जो न्यूज के फॉर्मेट में अगर अपन करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में हमें पता रहेगा। तो यहाँ पे सुपर यूनाइटेड रैपिड टूर्नामेंट ये किससे संबंधित है, शतरंज से। इसका आयोजन कहाँ किया गया, जाग्रेब क्रोएशिया में किया गया। इसका टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो भारत के डी गुकेश ने जीता। आगे अपन बात करें तो ये ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है, मतलब इसमें रैपिड के बाद एक और चरण होएगा, और उसके बाद जो है फाइनल ओवरऑल विनर की घोषणा की जाएगी। तो रैपिड टूर्नामेंट है, इसमें पहले चरण का खिताब डी गुकेश ने जीता है। आगे अपन बात करें
तो इसमें देखिए 18 में से 14 अंक लिए, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसके अलावा क्या था कि जो नॉर्वे के वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, तो उनको भी डी गुकेश ने अभी इसमें हराया है। इसके अलावा मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से है और इन्हें रिसेंटली नॉर्वे चेस ओपन में भी डी गुकेश ने हराया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आगे अपन इसमें जो इस स्लाइड की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें अपन, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, जाग्रेब क्रोएशिया में। टूर्नामेंट का नाम क्या है, सुपर यूनाइटेड रैपिड टूर्नामेंट है। खिताब किसने जीता, डी गुकेश ने। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो देखिए नेक्स्ट न्यूज है आपके आस्था पूनिया। आस्था पूनिया अभी रिसेंट चर्चा में किस कारण से रही है, क्योंकि ये नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो यहां से एक चर्चित व्यक्ति जो पर्सन इन न्यूज सेक्शन है, उससे आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में आस्था पूनिया किस कारण से चर्चा में रही है। तो यह नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, जो फाइटर प्लेन होते हैं नेवी में, वो चलाने वाली पहली महिला बनी है आस्था पूनिया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आस्था पूनिया उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। अब अपन बात करें तो देखिए ये सब लेफ्टिनेंट है नेवी में। तो अभी रिसेंटली इन्होंने जो कोर्स किया है उसमें इन्होंने विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा जो फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए जो एक प्रशिक्षण होता है उसको भी इन्होंने पार किया। तो बेसिक होक कन्वर्जेंस कोर्स होता है फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए, तो उसे इसको इन्होंने पूरा किया है। और इसका आयोजन हुआ INS डेगा में इस सम्मान समारोह का। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आस्था पूनिया नौसेना में फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे अपन इनके बारे में बात करें कि जो नेवी में या एयरफोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में अपन बात करें तो नेवी में जो है आपके पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, जो नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है, उसके बारे में अपन बात करें तो वो बनी थी अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव नेवी में हेलीकॉप्टर की पायलट बनने वाली पहली महिला थी, 2024 में ये बनी थी। इसके अलावा जो है वायुसेना में फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिलाएं, 3 महिलाएं चर्चा में रही थी, वो कौन थी, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत। तो ये तीनों वायुसेना की पहली फाइटर पायलट बनी थी। और इसके अलावा नम्रता चांडी किस कारण से चर्चा में रही थी जो प्लेन उड़ाने में, तो वो सियाचिन में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। तो ये 3-4 फैक्ट्स आपको ध्यान रखने जो रिसेंट चर्चा में भी रहे। क्या क्या फैक्ट है, एक तो अनामिका बी राजीव पहली महिला, नेवी में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी। इसके अलावा ये हमेशा चर्चा में नाम रहते हैं अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना कांत, ये वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट रही है। इसके अलावा नम्रता चांडी भी चर्चा में रही, सियाचिन में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट थी। तो ये आपके जो आर्म्स फोर्सेस में जो आपके महिलाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं, आस्था पूनिया का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट भी है और आपके पहली महिला फाइटर पायलट बनी है नेवी में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो देखिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट से संबंधित अभी रिसेंटली रैंकिंग जारी की गई। तो उस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा और ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर पे पहले स्थान पर कौन है, तो उसके बारे में अपन बात करें तो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स है उनकी संख्या के आधार पर विश्व में पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें विश्व में पहले स्थान पर है। सैटेलाइट्स की संख्या है 8530। तो अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहने का एक और रीजन भी है कि आपके इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे स्पेसएक्स कंपनी एलोन मस्क की, तो अधिकतर जो सैटेलाइट्स है नासा के अलावा जो वो स्पेसएक्स के भी है। इसके अलावा भारत इस रैंकिंग में 6ठे स्थान पर रहा है। टोटल भारत ने 136 सैटेलाइट्स है, तो 136 सैटेलाइट के साथ भारत 6ठे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर इसमें रूस, तीसरे स्थान पर चीन, इसके अलावा चौथे 5वें स्थान पर बात करें तो आपके यूनाइटेड किंगडम और जापान चौथे 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स की संख्या के आधार पर अपन बात करें तो अंतरिक्ष में अभी वर्तमान में टोटल कितने सैटेलाइट्स है, तो टोटल सैटेलाइट्स है 12,952 सैटेलाइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की जो रैंकिंग संबंधी रिपोर्ट है उसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो फर्स्ट नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत का स्थान 136 सैटेलाइट्स के साथ 6ठा स्थान है। ये चीज इंपॉर्टेंट। टोटल कितने सैटेलाइट्स है, तो 12,952 इसमें टोटल सैटेलाइट्स है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज आपके एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं। आपके 134वां डूरंड कप, तो अभी डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो ये डूरंड कप किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। 134वां डूरंड कप का आयोजन और इसकी ट्रॉफियों का अनावरण अभी रिसेंट किया गया। तो इसका आयोजन भारत के 5 राज्यों में किया जाएगा पहली बार। इससे पहले ये पर्टिकुलर स्टेट्स में किया जाता था, कोलकाता में ईडन गार्डन्स में इनका आयोजन होता था। तो ये अभी 5 राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा पूर्वोत्तर के। तो कौन कौन से राज्य है, एक तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर।
5 राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 23 जुलाई से 23 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें पहली बार जो है इंडोनेशियाई सेना भी भाग लेगी, इंडोनेशियन सेना की टीम भी इसमें भाग लेगी इस टूर्नामेंट में। तो इस टूर्नामेंट में टोटल जो टीमें कितनी रहेगी? तो टोटल 6 टीमें रहेगी। इनका 6 ग्रुप में बनाया गया है, मतलब 4 टीमों का एक समूह रहेगा। तो टोटल 24 टीमें भाग लेगी। पहली बार इतनी टीमें भाग ले रही है और इंडोनेशियाई सेना की टीम भी इसमें पहली बार हिस्सा लेगी। तो इससे पहले जो है डुरंड कप का खिताब किसने जीता था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने इसका खिताब जीता। तो यहाँ पे अपने जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो डुरंड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो 23 जुलाई से 23 अगस्त तक होगा भारत के 5 राज्यों में। तो 5 राज्यों के बारे में ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर। 5 राज्यों में इसका आयोजन होगा। कुल टीमें 24 टीमें भाग लेंगी और इंडोनेशियाई सेना की टीम इसमें पहली बार भाग लेगी, ये चीजें। और गत वर्ष का विजेता कौन था? तो गत वर्ष का विजेता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है आपके सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल अभी रिसेंट क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि ये रिसेंटली भारतीय जो खो खो महासंघ है उसके अध्यक्ष बने हैं। तो आपके यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुधांशु मित्तल बने हैं। इसके अलावा इनका कार्यकाल की बात करें तो 2025 से 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। जबकि भारतीय खो खो महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो उपकार सिंह विर्क बने हैं। अब अपन बात करें खो खो के बारे में तो देखिए अभी रिसेंटली जनवरी 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन पहली बार भारत में हुआ, नई दिल्ली में। और इस खो खो विश्व कप में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खिताब जीता था। तो ये भी आपके इस वर्ष के करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो है सुधांशु मित्तल भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बने। इसके अलावा उपकार सिंह इसके उपाध्यक्ष बने। इनका जो अध्यक्ष का कार्यकाल 2025 से 2029 तक रहेगा। और इस वर्ष की करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है खो खो विश्व कप, तो इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ जनवरी 2025 में और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब भारत ने जीता। तो आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें। नेक्स्ट न्यूज आपके है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। तो देखिए जो इस बार है खेलो इंडिया, जो भारत की खेल मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य है भारत में खेलों को प्रोत्साहन देना। तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो वाटर स्पोर्ट्स है उनका आयोजन पहली बार जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया जाएगा। श्रीनगर में भी कहाँ? डल झील में इसका आयोजन होगा। जो डल लेक है श्रीनगर की, वहां पे किया जाएगा। तो इसका आयोजन कब होगा? तो इसका आयोजन 21 से 23 अगस्त को किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इस स्लाइड में फर्स्ट 2 लाइंस में क्या बन सकता है कि खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन श्रीनगर के डल लेक में किया जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो इस महोत्सव में, इस खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कितने खेल होंगे, कितने खेल शामिल किए गए? तो इसमें 5 खेल शामिल किए गए हैं। 5 खेल कौन कौन से? वाटर स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम्स है? तो वो बात करें तो कयाकिंग और कैनोइंग इसका एक गेम है। इसके अलावा रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। तो 5 खेल जल खेल महोत्सव में शामिल किए गए हैं। आगे अपन बात करें तो देखिए इसमें 400 से अधिक एथलीट और जो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है शेष, उनके खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। तो इस स्लाइड की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखनी है। जो 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल लेक में होगा। और इसमें कितने खेल शामिल किए गए? तो इसमें 5 खेल, जो 5 वाटर स्पोर्ट्स है वो शामिल किए गए हैं। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की तो देखिए भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट अभी कहाँ स्थापित है? ये अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा किसे कहाँ मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट आंसर रहेगा इसका मेरठ RVC सेंटर। तो मेरठ का जो RVC सेंटर है इसका देखिए RVC का क्या है? रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म है। तो मेरठ का जो RVC सेंटर है उसे भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपाउंड घोषित किया गया है। ये अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट किसने घोषित किया है? तो ये आपके घोषित किया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOS द्वारा इसे पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट घोषित किया है। आगे अपन बात करें तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? स्पोर्ट्स हॉर्सेस की वैश्विक आवाजाही को बढ़ावा। स्पोर्ट्स खेलों में घोड़ों की वैश्विक आवाजाही, घोड़ों का की शामिल होने का, जो घोड़ों को प्रोत्साहन देने का, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो आगे अपन बात करें तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करें तो ये देखिए इंटरनेशनल लेवल की संस्था है पशुओं से संबंधित। तो इसकी स्थापना आपके 1924 में की गई और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स के खेलों में जो घोड़ों के शामिल होने की प्रक्रिया है, इसके अलावा घोड़ों को जो है रोग मुक्त करने की प्रक्रिया, इससे इसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है अपने कि भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ बना है?
उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज में आपके रहेगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बना है भारत जो है अभी रिसेंट। इसमें फर्स्ट स्लाइड में क्या, इस स्लाइड की फर्स्ट लाइन में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़े विमानन बाजारों में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें तीसरा स्थान है। अपन बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन और भारत तीसरे स्थान पर है। आगे अपन बात करें तो देखिए भारत की जो वैश्विक औसत वृद्धि है, ईयरली वार्षिक वृद्धि 10% की दर से भारत का विमानन बाजार बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक औसत इसका 8% है। जो वैश्विक विमानन बाजार है वो 8% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत का विमानन बाजार है वो 10% की वृद्धि से बढ़ रहा है। इसके अलावा अपन बात करें तो घरेलू यातायात में भी 30% की वृद्धि हुई है, और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय यातायात जो है वो 72 मिलियन है। तो ये इसमें लेस इंपॉर्टेंट है, अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीजें ध्यान रखना है। एक तो विमानन जो क्षेत्र है उसमें भारत की कौन सा मार्केट, उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है विमानन बाजार में, तो वो है आपकी तीसरी रैंकिंग, पहले स्थान पर अमेरिका है। और भारत का जो विमानन मार्केट है, जो एयरलाइंस मार्केट है, वो प्रति वर्ष 10% की औसत वृद्धि से बढ़ रहा है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके सृष्टि डिजिटल स्टूडियो। तो सृष्टि डिजिटल स्टूडियो और सहकार टी लाउंज अभी रिसेंट चर्चा में रहे। सृष्टि डिजिटल स्टूडियो किससे संबंधित है, तो ये आपके IIPA क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक प्रशासन है, उनके क्षेत्र में जो है डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सृष्टि डिजिटल स्टूडियो स्थापित किया गया है। और सहकार टी लाउंज ये भी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये किस लिए, कि जो सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए। तो सृष्टि डिजिटल स्टूडियो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है, ये IIPA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, और जो लोक प्रशासन में आपके डिजिटल शिक्षा और कंटेंट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना की गई है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके MSME क्षेत्र से संबंधित अभी डाटा आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए। उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए जो है MSME क्षेत्र पहले क्या है, इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी जो हिंदी में फुल फॉर्म क्या है, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम। तो MSME भारत के जो विनिर्माण क्षेत्र में जो GDP में महत्वपूर्ण योगदान करता है एक क्षेत्र है। तो उसके बारे में अपन बात करें, केंद्र सरकार द्वारा रिसेंटली इसके बारे में डाटा रिलीज किया गया, उसके बारे में अपन बात करते। तो MSME का भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें योगदान कितना है, तो भारत की GDP में MSME का योगदान है 30.1%। और इसके अलावा भारत के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कितना योगदान है, तो वो है 35.4%। और इसके अलावा भारत के निर्यात में MSME का योगदान है 45.73%। तो ये चीज आपके इंपॉर्टेंट है कि देखिए भारत की GDP, भारत की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में MSME कितना बड़ा योगदान करता है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है डाटा, कि जैसे MSME का GDP में कितना 30.1, विनिर्माण में कितना 35.4 और निर्यात में कितना, तो निर्यात में 45.73% योगदान है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो MSME के लिए उद्यम पोर्टल विकसित किया गया है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें उसके अनुसार भारत में MSME की संख्या है 3.80 करोड़ MSME है भारत में। इसके अलावा ये 28 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। आगे अपन बात करें तो MSME को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की थी, पारंपरिक कारीगरों को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए। तो इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 जो है श्रेणी के जो काम है उनको शामिल किया गया। इसके अलावा इस योजना के तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये चीजें आपके MSME से रिलेटेड ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो डाटा है वो ध्यान रखिएगा, GDP में योगदान कितना है, विनिर्माण में योगदान कितना है, और इसके अलावा निर्यात में योगदान कितना है। अब अपन MSME के बारे में और थोड़ा बात करें, अभी रिसेंट जो करंट अफेयर्स के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो MSME के संदर्भ में जो नया वर्गीकरण है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए MSME का जो कैटेगराइजेशन है 3 श्रेणियों में है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो इसके बारे में अभी जो रिसेंट नया वर्गीकरण लागू हुआ उसके बारे में अपन बात करें तो उसमें देखिए आपके निवेश, और एक तो निवेश और एक टर्नओवर, जो वार्षिक टर्नओवर कितना है और निवेश है उसके बारे में जो है नया वर्गीकरण है। तो निवेश के बारे में माइक्रो जो उद्यम है
लघु उद्यम है उनको, उनके लिए निवेश कितना हो सकता है, 2.5 करोड़ तक निवेश हो सकता है। इसके अलावा टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़ तक टर्नओवर होना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें माइक्रो के बाद अपन बात करें स्मॉल की, तो स्मॉल में 25 करोड़ तक का निवेश होना चाहिए, और इसके अलावा जो टर्नओवर होना चाहिए वार्षिक टर्नओवर वो 100 करोड़ तक होना चाहिए। आगे अपन बात करें तो मीडियम के बारे में, तो मीडियम में 125 करोड़ तक का निवेश होना चाहिए, और इसका वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए, 500 करोड़ टर्नओवर। तो ये आपको जो है निवेश और टर्नओवर इसके बारे में ध्यान रखना है कि एमएसएमई माइक्रो एमएसएमई कब होगी, उसकी शर्तें क्या है, तो ये शर्तें हैं, अपने को ये ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें इनके लिए जो दोनों है निवेश और टर्नओवर, दोनों शर्तें पूरी होने पर ही इन्हें दर्जा मिलेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। और एमएसएमई का नया वर्गीकरण लागू कब हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपके ये डाटा से संबंधित चीजें हैं और आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे अपन ने बात की कि भाई निर्यात में एमएसएमई का योगदान कितना है, विनिर्माण में कितना है, जीडीपी में कितना है, तो ये चीजें। और इसके अलावा ये कैटेगराइजेशन जो है 1 अप्रैल से लागू हुआ, तो ये भी प्रीवियस क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया था, तो ये भी आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। तो आज की जो नेशनल न्यूज़ की करंट अफेयर्स में इतना ही कंटेंट है। आगे हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट करने में हमें खुशी होगी। थैंक यू एवरीवन।